यहाँ पर हम देखें जैसे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है कन्वेंशनल के, कॉन्टेक्टर तथा रिले वेज करने की सावधानियाँ क्या है। तो कॉन्टेक्टर वेज करने की सावधानी देखेंगे किस तरीके से वेज किया जाता है, और रिले वेज करने की सावधानी देखेंगे किस तरीके से वेज किया जाता है। तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। पहला हम देखें ईएम कॉन्टेक्टर। ईएम कॉन्टेक्टर वेज करना किस तरीके से वेज किया जाता है तथा सावधानी। तो उसके बाद में हम देखेंगे ईएमसी कॉन्टेक्टर वेज करना सावधानी। तो पहला स्टेप होगा हमारा डीजे ओपन, पेंटो नीचे और बैटरी ऑफ। बैटरी ऑफ। उसके बाद में क्या करेंगे, जिस कॉन्टेक्टर को वेज करना है उसके मोबाइल जा को 2-3 बार ऑपरेट करना है। जिस कॉन्टेक्टर को वेज करना है उसका मोबाइल जा है उसको 2-3 बार ऑपरेट करना है। उसके बाद में कॉन्टेक्टर पर फ्लेक्सिबल शंट और उसकी कंट्रोल कॉइल पर बैटरी सप्लाई के तार सही प्रकार से लगे होने चाहिए। कॉन्टेक्टर पर जो फ्लेक्सिबल शंट है, फ्लेक्सिबल शंट और उसकी कंट्रोल कॉइल पर बैटरी सप्लाई के जो तार हैं, जो उसकी कंट्रोल कॉइल होगी उस कंट्रोल कॉइल पर बैटरी सप्लाई के तार सही तरीके से लगे होने चाहिए। कॉन्टेक्टर से संबंधित प्रोग्राम स्विच का सामान्य अवस्था में होना चाहिए। जो प्रोग्राम स्विच है कॉन्टेक्ट संबंधित प्रोग्राम स्विच, वो प्रोग्राम स्विच हमारा सामान्य अवस्था में होनी चाहिए, यानी नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि कॉन्टेक्टर वेज करने के बाद यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आर्मेचर पूरी तरीके से ओवर यानी ऑपरेट हुआ है, पावर सप्लाई के कॉन्टैक्ट क्लोज हो गए हैं। तो कॉन्टेक्टर को वेज करने के बाद हमें देख लेना है कि पावर सप्लाई के कॉन्टैक्ट हैं वो क्लोज हो गए हैं अच्छी तरीके से, आर्मेचर पूरी तरीके से ऑपरेट हुआ है। एक समय में अधिकतम हम 2 ईएमसी कॉन्टेक्टर ही वेज कर सकते हैं, ये सावधानी में आ जाएगा हमारा। WAG 7 लॉकों पर यदि 2 MCP लगा है तो एक से अधिक कॉन्टेक्टर हमें वेज नहीं करना है। और कॉन्टेक्टर वेज करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि एक समय में C105, C106 और C107 इसमें से कोई एक को ही वेज कर सकते हैं हम एक समय में। और कॉन्टेक्टर वेज करते समय हमें ध्यान रखना है C118 को वेज नहीं करना है, इसको वेज करना सख्त मना है, किसी भी परिस्थिति में इसको वेज नहीं करेंगे। और कॉन्टेक्टर वेज करने के बाद 3 फेज पावर सप्लाई के कॉन्टैक्ट टिप्स के बीच में एयर गैप रहता है तो कॉन्टेक्टर को वेज ना करें। 3 फेज पावर सप्लाई के जो कॉन्टैक्ट होते हैं कॉन्टैक्ट टिप्स, अगर कॉन्टेक्टर वेज करने के बाद 3 फेज पावर सप्लाई के कॉन्टैक्ट टिप्स के बीच में अगर एयर गैप रहता है तो उनको हमें वेज नहीं करना है। स्टैटिक कन्वर्टर लॉकों में MCP के कॉन्टेक्टर वेज करना मना है। जो SI वाला लॉको है उस SI लॉको में MCP के कॉन्टेक्टर हैं उनको वेज करना मना है। MCP के कॉन्टेक्टर हम वेज नहीं करेंगे। C101, C102, C103 को वेज करना मना है। परंतु हम स्टैटिक लॉको है उसमें C105, C106 और C107 उन तीनों को एक साथ वेज कर सकते हैं। स्टैटिक कन्वर्टर वाला लॉको है उसमें एक साथ तीनों को वेज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किसमें EM कॉन्टेक्टर वेज करने की विधि और सावधानी। क्या किया था हमने, डीजे ओपन, पेंटो नीचे, बैटरी ऑफ, मोबाइल जो का 2-3 बार ऑपरेट किया। फ्लेक्सिबल शंट है उनको सही तरीके से देख लेना है कि फ्लेक्सिबल शंट अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। कंट्रोल कॉइल पर बैटरी सप्लाई के तार ठीक से लगे हुए हैं वो चेक कर लिया। प्रोग्राम स्विच नॉर्मल पर रहना चाहिए। पावर सप्लाई के कॉन्टैक्ट हैं वो क्लोज होने चाहिए उचित रूप से। 2 EMC हम वेज कर सकते हैं एक साथ में। C105, C106, C107 में से एक ही वेज करना है। C118 को वेज करना सख्त मना है। 3 फेज पावर सप्लाई कॉन्टैक्ट टिप्स में अगर एयर गैप है तो उससे कॉन्टैक्टर को वेज नहीं करेंगे। SI वाला लॉको है तो उसमें MCP के कॉन्टैक्टर को वेज करना मना है, लेकिन C105, C106, C107 को एक साथ हम वेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं EPC को वेज करने की विधि और सावधानी। कौन सा? EPC को वेज करने की विधि और सावधानी। वेज करने की विधि और सावधानी क्या है। तो EPC को वेज करने की विधि और सावधानी में वही हम देख लेते हैं। डीजे ओपन, पेंटो नीचे और बैटरी ऑफ। बैटरी
ऑफ। उसके बाद में एचटीसी में जाकर के वेज करने से पहले ईपी वॉल्व के स्पेंडल को 2-3 बार दबा कर देखना है। एचटीसी में जाकर के वेज करने से पहले हमें क्या करना है, ईपी वॉल्व के स्पेंडल को 2-3 बार दबा करके ऑपरेट करके देख लेना है। ईपी वॉल्व का न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक बंद करना है। ईपी वॉल्व का जो न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक है, न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक, तो ईपी वॉल्व का न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक है उसको हमें बंद करना है। ईपी वॉल्व का ढक्कन खोलना है। ईपी वॉल्व का ढक्कन खोल करके उस ढक्कन के अंदर 1 या 2 रुपये का सिक्का डालना है और उसको दोबारा से फिट कर देना है। सिक्का डाल करके उसको वापस से फिट कर देना है। ईपी वॉल्व का न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक खोल देना है। ईपी वॉल्व है उसका न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक वो ओपन कर देना है। पहले क्लोज किया था, तो ईपी वॉल्व का न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक बंद करना है। उसके बाद में ढक्कन खोल देना है, 1-2 सिक्के डाल करके न्यूमेटिक कंट्रोल कॉक बंद कर देना है। फिर कॉन्टैक्टर का क्लोज होना सुनिश्चित करना है कि कॉन्टैक्टर क्लोज हो रहा है। कॉन्टैक्टर का क्लोज होना देखना है कि वो प्रॉपर क्लोज हो रहा है। लॉकों को अनग्राउंड करके सामान्य गाड़ी कार्य करना है। क्या करना है, लॉकों को अनग्राउंड करना है और सामान्य गति से सामान्य गाड़ी कार्य करना है, जो भी गाड़ी कर रहे हैं। इसमें सावधानी हमें क्या रखनी है, एक समय में 2 ईपी कॉन्टैक्टर ही वेज कर सकते हैं एक समय में। ये सावधानी में आ जाएगा हमारे पास में। एक समय में 2 ईपी कॉन्टैक्टर वेज कर सकते हैं। लाइन कॉन्टैक्टर के प्रत्येक ग्रुप में 1 ईपी कॉन्टैक्टर वेज कर सकते हैं। लाइन कॉन्टैक्टर का जो प्रत्येक ग्रुप है उस प्रत्येक ग्रुप में से केवल 1 ईपी कॉन्टैक्टर को हम वेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्टर वेज कर सकते हैं। तो लाइन कॉन्टैक्टर के प्रत्येक ग्रुप से केवल 1 ईपी कॉन्टैक्टर ही वेज कर सकते हैं। लाइन कॉन्टैक्टर के अलावा किसी अन्य ईपी कॉन्टैक्टर को वेज नहीं करना है। लाइन कॉन्टैक्टर के अलावा हमें किसी अन्य ईपी कॉन्टैक्टर को वेज नहीं करना है। कॉन्टैक्टर वेज ना करें। अब हम देखते हैं एनर्जाइज अवस्था में रिले वेज करने की सावधानियाँ। एनर्जाइज अवस्था में रिले वेज करने की सावधानियाँ। एनर्जाइज अवस्था में हमने रिले वेज की है, तो इसकी सावधानी क्या क्या होगी। सावधानियाँ, तो किसी भी रिले को वेज करने से पहले हमें ये देखना है कि डीजे ओपन, फेंटो नीचे और बैटरी ऑफ होनी चाहिए। रिले को वेज करने से पहले उसके जो आर्मेचर है, रिले का आर्मेचर, उसको 2-3 बार ऑपरेट करके देख लेना है। रिले वेज करने के लिए प्लंजर को दबाना है। किसको दबाना है, प्लंजर को दबाना है और निश्चित स्थान पर उचित प्रकार से लकड़ी का वेज लगाना है। किससे का वेज लगाना है, लकड़ी का वेज लगाना है हमें। वेज करने के बाद में यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रिले का प्लंजर है वो ढीला नहीं होना चाहिए। रिले के सभी इंटरलॉक ऑपरेट हो गए हैं, वो हमें चेक कर लेना है कि रिले के सभी इंटरलॉक ऑपरेट हो गए हैं। किसी रिले को वेज करके गाड़ी चला रहे हैं तो उसे संबंधित सावधानियों का पालन करना है। जैसे कि जब हम रिले का मैनुअल कंट्रोल लेते हैं तो ये सावधानी आ जाएगी हमारे पास में कि जब रिले का हम मैनुअल कंट्रोल ले रहे हैं, मैनुअल कंट्रोल या वेज कर रहे हैं, तो रिले का मैनुअल कंट्रोल किसी कुचालक वस्तु की सहायता से लॉकों की चालू अवस्था में भी ले सकते हैं। किसमें, कुचालक वस्तु की सहायता से हम लॉकों की चालू अवस्था में भी रिले का मैनुअल कंट्रोल ले सकते हैं। और यदि रिले मैनुअल कंट्रोल लेने के बाद अपने आप एनर्जाइज हो जाती है, रिले मैनुअल कंट्रोल लेने के बाद अपने आप एनर्जाइज हो जाती है, तो जैसे क्या किया हमने, मैनुअल कंट्रोल लिया कुचालक वस्तु की सहायता से। मैनुअल कंट्रोल लेकर के कुचालक वस्तु की सहायता से लॉकों को चालू अवस्था में भी हम रिले का मैनुअल कंट्रोल ले सकते हैं। मैनुअल कंट्रोल के बाद अपने आप एनर्जाइज हो जाती है तो उसे वेज करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर एनर्जाइज हो जाती है तो यहाँ पर हमें वेज करने की आवश्यकता नहीं है। बिना मंडलियों के आदेश के किसी भी रिले को एनर्जाइज अवस्था में वेज नहीं करना है। मंडलीय आदेश हो तभी हमें
रिले को एनर्जाइज अवस्था में वेज करना है। और केबल जो रिले है हमारी Q51, QCVAR और QEMS, ये रिले हैं, इनको डी एनर्जाइज अवस्था में भेज किया जाता है। डी एनर्जाइज अवस्था में इन रिलों को वेज करते हैं, बाकी को एनर्जाइज अवस्था में ही हम वेज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में, MCPA कार्य नहीं करने पर दोष निवारण किस तरीके से करेंगे। तो MCPA यानी कंप्रेसर हमारा कार्य नहीं कर रहा है तो दोष निवारण किस तरीके से करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। MCPA कार्य न करने पर दोष निवारण किस तरीके से किया जाएगा। पहला पॉइंट है हमारा, HVA को 1 पर रखेंगे। HVA हमारा 1 पर होना चाहिए। HVA को 1 पर रख करके बैटरी वोल्टेज की जांच करेंगे। बैटरी वोल्टेज है 85 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। दूसरा, MCPA काम नहीं कर रहा है तो CCVA फ्यूज चेक करेंगे। CCVA फ्यूज चेक करना है। तीसरा हमें चेक करना है ZCPA तथा MCPA पर बैटरी सप्लाई के तार ठीक तरीके से कसे हुए हो। इस पर ZCPA व MCPA पर जो बैटरी सप्लाई के जो तार हैं, तार ठीक से कसे हुए हैं, वो हमें चेक करना है। ZCPA स्विच को 2-3 बार ऑपरेट करके देख लेना है। ZCPA जो स्विच है उसको 2-3 बार ऑपरेट करना है। और 5वां पॉइंट है, MCPA पर लगे कार्बन ब्रश का ढीला होना, उचित पैकिंग देकर उसको टाइट कर देना है। MCPA पर जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है, कार्बन ब्रश, उसका ढीला होना हो सकता है, तो उसको उचित पैकिंग देकर के टाइट करना है। उचित पैकिंग देकर के टाइट कर लेना है, पैकिंग देना है उसको। फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में ER का प्रेशर नहीं बनना, तो दोष निवारण किस तरीके से करेंगे। ER का प्रेशर नहीं बन रहा, दोष निवारण। ER का प्रेशर नहीं बनना, ER का प्रेशर नहीं बन रहा, दोष निवारण किस तरीके करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला तो हमें MCPA का चलना सुनिश्चित करना है। MCPA हमारा चलना चाहिए, MCPA का चलना सुनिश्चित करें। दोनों कैप में ZPT 0 पर होना चाहिए। ZPT है हमारा, दोनों कैप के अंदर 0 पर होना चाहिए। ER का प्रेशर अगर हमें बनाना है। MCPA का सेफ्टी वाल्व हमें चेक करना है। MCPA का सेफ्टी वाल्व है, वो है MCPA का सेफ्टी वाल्व हमें चेक करना है। अगर लीकेज है तो टैप करना है, या लीकेज है तो उसको बंद कर देना है। MCPA के सेफ्टी वाल्व में अगर लीकेज है तो उसको बंद कर देना है। उसके बाद में MCPA, ER, RDJ, DJ, ऑयल सेपरेटर और पेंटो के ड्रेन कॉक बंद होने चाहिए। किस किस के ड्रेन कॉक बंद होने चाहिए। MCPA का ड्रेन कॉक बंद होना चाहिए, ER का ड्रेन कॉक बंद होना चाहिए, RDJ का ड्रेन कॉक बंद होना चाहिए। DJ ऑयल सेपरेटर है, DJ ऑयल सेपरेटर और पेंटो, इनके ड्रेन कॉक हैं, वो क्या होने चाहिए, वो क्लोज होने चाहिए। जो R1 कॉक है, R1 कॉक को बंद करना है। R1 कॉक होने चाहिए बंद। ER का प्रेशर बनना सुनिश्चित करें। यदि कहीं भी लीकेज है तो उसको अटेंड करना है। क्या है, लीकेज है तो उसको सही करना है। और R1 कॉक बंद करेंगे, ER का प्रेशर बनना सुनिश्चित करेंगे। यदि अब भी असफलता नहीं मिलती है, यानी सफलता नहीं मिलती है, अब भी इतना सब कुछ करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो R1 और ARAL इन दोनों के कॉक को हमें बंद कर देना है और फिर MCPA चलाना। R1 और RAL कॉक को दोनों को बंद कर देना है। उसके बाद में हमें MCPA चलाना है। इस प्रकार MCPA की हवा सीधे DJ और पेंटो के पाइपलाइन को चार्ज करेगी। अब ये जो MCPA की हवा है, ये सीधे DJ प्लस पेंटो के पाइपलाइन को चार्ज करेगी, पाइपलाइन को चार्ज करेगी। और पाइपलाइन में प्रेशर पर्याप्त होने की जानकारी MCPA के सेफ्टी वाल्व की करेगी। अब ये पाइपलाइन में पर्याप्त प्रेशर हो गया है, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, MCPA के सेफ्टी वाल्व से मिलेगी, सेफ्टी वाल्व से। तो MCPA के सेफ्टी वाल्व से इसकी पर्याप्त जानकारी मिलेगी।
पर्याप्त प्रेशर होने पर पेंटो उठा करके डीजे क्लोज करना है। अगर पर्याप्त प्रेशर हो गया है तो पर्याप्त प्रेशर होने पर पेंटो को उठाना है, पेंटो उठाकर डीजे क्लोज करना है, डीजे क्लोज करें। तो पर्याप्त प्रेशर होने पर पेंटो उठा करके डीजे क्लोज करें। एमसीपी चला करके एमआर प्रेशर 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एमसीपी चला करके एमआर का जो प्रेशर है वो 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है। उसके बाद में एमआर का प्रेशर 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है तो R1 कॉक को फिर से खोलना ना भूलें, R1 कॉक को वापस खोल देना है यहाँ पर। तो कैसे बनाया हमने प्रेशर, ER का प्रेशर? ER का प्रेशर बनाने के लिए हमने MCPA चलाया, ZPT को 0 पर किया। MCPA का सेफ्टी वाल्व अगर लीकेज था तो उसको बंद कर दिया। उसके बाद में NCPA, ER, RDJ, DJ और सेपरेटर के पेंटो के ड्रेन कॉक हैं उनको क्लोज कर दिया। R1 कॉक को बंद कर दिया, ER का प्रेशर बनना सुनिश्चित किया। कहीं लीकेज है तो उसको अटेंड किया, सफलता नहीं मिली तो R1 और RAL कॉक दोनों को बंद कर दिया, MCPA चलाया। इससे डीजे और पेंटो के पाइपलाइन में डायरेक्ट प्रेशर जाएगा और ये प्रेशर पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा तो MCPA के सेफ्टी वाल्व से प्रेशर पर्याप्त मात्रा में हो गया है इसकी जानकारी मिल जाएगी। फिर MCPA के सेफ्टी वाल्व में जब ये पर्याप्त मात्रा में प्रेशर हो जाएगा तो पेंटो को उठा करके डीजे को क्लोज करेंगे और MR में पर्याप्त मात्रा में MCPA चला करके MR का पर्याप्त मात्रा में प्रेशर 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बना लेंगे। उसके बाद में R1 कॉक को खोलना हमें नहीं भूलना है, यानी R1 कॉक को उसके बाद में खोलना ही खोलना है। नेक्स्ट है हमारा पेंटोग्राफ न उठने का दोष निवारण बताना है हमें। पेंटोग्राफ न उठने का दोष निवारण क्या हो सकता है, किस तरीके से हमें पेंटोग्राफ को उठाना है। पेंटोग्राफ न उठने का दोष निवारण, पेंटोग्राफ न उठने का दोष निवारण, न उठने का दोष निवारण, किस तरीके से दोष निवारण किया जाएगा। तो पेंटोग्राफ अगर नहीं उठ रहा है तो सबसे पहले हमें चेक करना है CCBA तथा CCPT। CCBA तथा CCPT सही होना चाहिए। और दूसरा हमें क्या करना है, वर्किंग कैप में इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन सामान होना चाहिए। वर्किंग कैप के अंदर जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन, वो हमारा सामान होना चाहिए। वर्किंग कैप में इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन सामान होना चाहिए। ER का जो प्रेशर है, ER का प्रेशर 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। BEPT आइसोलेटिंग कॉक खुला होना चाहिए। BEPT आइसोलेटिंग कॉक ये खुला होना चाहिए, BEPT आइसोलेटिंग कॉक। और BEPT वाल्व के ऊपर लगे नॉब को 2-3 बार ऑपरेट करना है। BEPT वाल्व के ऊपर जो लगा हुआ नॉब है उस नॉब को 2-3 बार ऑपरेट करना है। तो BEPT वाल्व के ऊपर लगे हुए नॉब को 2-3 बार ऑपरेट करना है। BEPT वाल्व के ऊपर लगे तार का सही जुड़ा होना चाहिए। जो BEPT वाल्व है उसका तार है वो सही से जुड़ा होना चाहिए, सही जुड़ा होना चाहिए। यदि सफलता नहीं मिलती है, सफलता अगर मान लीजिए नहीं मिली ये सब करने के बाद भी, तो दूसरा पेंटो उठाना है, दूसरा पेंटो। तो क्या किया हमने, CCBA CCPT का चेक किया सही है। और वर्किंग कैप में अगर इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है तो वो सामान होना चाहिए। ER 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। BEPT आइसोलेटिंग कॉक खुला होना चाहिए। BEPT वाल्व के ऊपर जो नॉब है उसको 2-3 बार ऑपरेट करना है। BEPT वाल्व के तार सही तरीके से जुड़े होने चाहिए। सफलता नहीं मिलती है तो दूसरा पेंटो हम उठा करके काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में QRSI 1-2 का टारगेट गिरने पर दोष निवारण, यानी QRSI 1-2 का टारगेट गिरता है तो किस तरीके से दोष निवारण किया जाएगा। QRSI 1-2 का टारगेट गिरना, QRSI 1 गिरना तो किस तरीके से दोष निवारण किया जाएगा। तो पहला पॉइंट है हमारे पास में
यदि चालक के द्वारा निर्धारित मात्रा से ज़्यादा करंट देने से QRSI का टारगेट गिरता है। अगर ज़्यादा करंट दी है, ज़्यादा करंट देने से QRSI का टारगेट गिर जाता है या फिर टारगेट आ जाता है, तो कम करंट दे करके काम करना है। क्या करना है? हमें कम करंट देना है। दूसरा क्या काम करना है? यदि निर्धारित करंट देने पर भी QRSI का टारगेट गिरता है, मान लीजिए कम करंट दे रहे हैं, निर्धारित करंट दे रहे हैं और निर्धारित करंट देने पर भी QRSI का टारगेट गिरता है, तो निर्धारित करंट देने के बावजूद भी अगर QRSI 1 और 2 का टारगेट गिरता है तो HMCS 1 और 2 से हम क्या करते हैं? HMCS 1 और 2 से क्रमशः एक एक मोटर को आइसोलेट करके देखते हैं। एक एक मोटर को हम क्या करेंगे? एक एक मोटर को आइसोलेट करके देखेंगे। यदि ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करने पर ट्रिपिंग बंद हो जाती है तो गाड़ी कार्य करेंगे। यदि फिर भी अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, आइसोलेट करने से अगर हमें सब ट्रिपिंग बंद हो जाती है, ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने से ट्रिपिंग बंद हो जाती है तो गाड़ी कार्य करेंगे। अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो हमें क्या करना है? हमें HMCS को नॉर्मल करना है। क्या करना है? नॉर्मल करना है। अगर सफलता नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलने पर HMCS को नॉर्मल कर देंगे। और जो HVSI है, HVSI 1 और 2, इसको हम 0 पर रख करके बाकी 3 ट्रैक्शन मोटर से गाड़ी कार्य करेंगे। इसको 0 पर रखेंगे, HVSI 1 या 2 को 0 पर रखेंगे, बाकी 3 ट्रैक्शन मोटर से हम कार्य करेंगे। तो QRSI का टारगेट गिरने पर सबसे पहले ट्रैक्शन पावर सर्किट की आग, धुआं और जलने की गंध आदि की भी जांच करना है। जब भी QRSI का टारगेट गिरता है तो हमें ट्रैक्शन पावर सर्किट में आग, धुआं, जलने की गंध की जांच करनी है। तो कैसे हमने टारगेट रीसेट किया इसका? टारगेट रीसेट करने के लिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। यहाँ पर ज़्यादा करंट दे रहे थे तो कम करंट देकर काम करेंगे, ज़्यादा करंट देने से टारगेट गिर रहा है तो कम करंट देकर काम करेंगे। निर्धारित मात्रा में करंट देने से फिर भी टारगेट गिर रहा है तो HMCS 1, 2 को द्वारा हम क्या करते हैं? एक एक ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करते हैं। जिस ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने से ट्रिपिंग बंद हो जाती है उसको आइसोलेट करके सामान्य हम गाड़ी कार्य करेंगे। लेकिन अगर सफलता नहीं मिलती है तो HMCS को तो हम नॉर्मल पर रख देंगे, लेकिन HVSI 1 और 2 के 0 पर रख करके बाकी जो 3 ट्रैक्शन मोटर बचती हैं उन्हीं से हम गाड़ी कार्य करेंगे। और जब भी QRSI का टारगेट आता है तो गिरने पर सबसे पहले ट्रैक्शन पावर सर्किट में हमें आग, धुआं, जलने की गंध की जांच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि Q50 एनर्जाइज होने की शर्तें लिखनी है हमें। जैसे Q50 एनर्जाइज होने की शर्तें हम देखें, कौन कौन सी शर्तें हैं जिनकी वजह से Q50 एनर्जाइज होती है, तो वो देखते हैं हम। Q50 एनर्जाइज होने की शर्तें हैं, जैसे यहाँ पर है Q50 एनर्जाइज की शर्तें हैं। एनर्जाइज की शर्तें क्या क्या हैं? तो Q50 एनर्जाइज की शर्तें हैं, पहला तो हमारा DJ क्लोज होना चाहिए। उसके बाद में MP है वो 0 पर या फिर P पर होना चाहिए। GR है वो हमारा 0 पर होना चाहिए। MPJ है वो हमारा फॉरवर्ड में होना चाहिए या फिर रिवर्स में होना चाहिए। और पांचवा है MPJ की पोजीशन के अनुसार, MPJ की पोजीशन के अनुसार जो CTF है हमारा, CTF या तो ट्रैक्शन में होना चाहिए या CTF ब्रेकिंग में होना चाहिए। तो MP की पोजीशन के अनुसार है, MPJ नहीं है। MP की पोजीशन के अनुसार CTF ट्रैक्शन या फिर ब्रेकिंग में होना चाहिए। और MPJ की पोजीशन के अनुसार, किसकी पोजीशन के अनुसार? MPJ की पोजीशन के अनुसार J1 एंड J2 है, ये सही दिशा में होने चाहिए, यानी उचित दिशा में होने चाहिए। और C145 है, C145 ट्रैक्शन के समय ये ओपन होना चाहिए। किसके समय? ट्रैक्शन के समय ये ओपन होना चाहिए और ब्रेकिंग के समय ये क्लोज होना चाहिए। ब्रेकिंग के समय कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो ये Q50 एनर्जाइज होने की शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? टोटल 7 शर्तें हैं। DJ क्लोज,
MP0FT पर, GR0 पर, MPJ फॉरवर्ड या रिवर्स होना चाहिए। MP की पोजीशन के अनुसार CTF है हमारा ट्रैक्शन या ब्रेकिंग होना चाहिए। MPJ की पोजीशन के अनुसार J1 और J2 उचित दिशा में होनी चाहिए। और C145 ट्रैक्शन के समय ओपन होना चाहिए और ब्रेकिंग के समय क्लोज होना चाहिए। यदि किसी कारणवश Q50 एनर्जाइज नहीं होती है तो क्या संकेत मिलेगा? दोनों कैब के अंदर हमारी LSE बत्ती जलेगी अगर Q50 एनर्जाइज नहीं होती है तो, और सभी लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होंगे, यानी नॉच नहीं आएंगे, नॉच नहीं आएंगे अगर Q50 एनर्जाइज नहीं हुई। तो यदि Q50 एनर्जाइज नहीं होती है तो वेज करके हमें गाड़ी कार्य करना है। तो Q50 वेज करने से पहले की सावधानी हम देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, Q50 वेज करने के लिए वेज करते समय सावधानी है। तो Q50 वेज करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां हैं? तो Q50 वेज करने से पहले सावधानियां हैं, पहला है हमारा MP 0 पर होना चाहिए, GR 0 पर होना चाहिए। दूसरा है MPJ की जो डायरेक्शन है, MPJ की पोजीशन के अनुसार J1 एंड J2 सही दिशा में होना चाहिए, MPJ की पोजीशन के अनुसार। CTF है वो हमारा ट्रैक्शन होना चाहिए, CTF किस में होना चाहिए? ट्रैक्शन में होना चाहिए। और C145 है, C145 ये C145 है, ये ओपन होना चाहिए। वेज करने से पहले C145 ओपन होना चाहिए, CTF ट्रैक्शन में होना चाहिए। यदि LSE 145 दिया है तो उसका भुजा होना सुनिश्चित करना है। अगर स्विच दिया हुआ है LSE 145 तो वो क्या होना चाहिए? भुजा हुआ होना चाहिए। तो ये चार कंडीशन है वेज करने से पहले। MP0, GR0, MPJ के अनुसार है J1 J2 सही दिशा में होना चाहिए, CTF ट्रैक्शन होना चाहिए, C145 ओपन होना चाहिए। अब वेज करने के बाद की सावधानी हम देखते हैं। वेज करने के बाद सावधानी क्या क्या है? तो वेज करने के बाद की सावधानियों में हम देखें कि MPJ की पोजीशन के अनुसार J1 एंड J2 ये सही दिशा में होना चाहिए, सही दिशा में। तो MPJ की पोजीशन के अनुसार J1 J2 सही दिशा में होना चाहिए। यदि DJ नॉचेज पर DJ ट्रिप होता है तो GR को 0 पर लाने के लिए MP को 0 पर रखेंगे। अगर हमारा DJ है नॉच पर ट्रिप होता है तो GR को 0 पर लाने के लिए हमें MP को 0 पर लाना होगा। तीसरा, अगर Q50 वेज है तो शंटिंग नहीं करेंगे, शंटिंग से बचेंगे। और Q50 अगर वेज है तो हमें DVR का इस्तेमाल नहीं करना है, DVR नहीं करेंगे, DVR का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अब यहाँ पर हम देखें Q100 वेज करने की सावधानियाँ हैं। तो Q100 को वेज करने के लिए Q100 वेज करने पर सावधानियाँ, वेज करने पर सावधानियाँ क्या क्या हैं? Q100 को वेज करने पर सावधानियाँ। तो मॉडिफाइड ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट वाले लोगों में Q100 रिले वेज रहने पर न्यूट्रल सेक्शन के बाद या किसी अन्य कारणवश DJ ओपन करने पर, DJ ट्रप होने पर पुनः DJ क्लोज करते हैं, तब तीनों ब्लोअर के कॉन्ट्रैक्टर क्लोज रहेंगे और Q118 की ब्रांच पर उसके NCI ओपन रहने से ICDJ आता है। तो Q100 वेज करने पर सावधानियां हम देखें, जैसे क्या है Q100 वेज करने पर सावधानियां? DJ ओपन करने से पहले VL स्विच को ओपन करना है, DJ ओपन करना है। तो DJ ओपन करने से पहले हमें VL स्विच को ओपन करना है, VL स्विच को ओपन करना है। दूसरा क्या करना है? गाड़ी खड़ी में MPJ को 0 पर करना है, MPJ को खड़ी गाड़ी में 0 पर करना है। VL VMT को ऑफ करना है, गाड़ी खड़ी है उसमें MPJ को 0 पर करना है। VL VMT को ऑफ पर करना है
उसके बाद में डीजे क्लोज करना है। चलती गाड़ी में VLVMT को ऑफ करें। अगर चलती गाड़ी है, ये तो होगी खड़ी गाड़ी, यानी खड़ी गाड़ी में MPJ को 0 पर करना है, VLVMT ऑफ करना है, डीजे क्लोज करना है। और चलती गाड़ी की बात करें, चलती गाड़ी में VLVMT को ऑफ करना है, VLVMT को ऑफ, HVRS को 0 पर करना है, या फिर हो सकता है HVRS को हमें क्या किस पर करना है, 0 पर करना है, या CCA को लूज करके टाइट करना है। CCA को पहले लूज करना है, लूज करने के बाद में टाइट कर देना है, या Q100 का वेज निकाल करके फिर से वेज कर सकते हैं। Q100 का वेज निकाल करके फिर से वेज कर देंगे, फिर से वेज। तो इनमें से कोई भी कार्य करने पर ब्लोअर के कॉन्टैक्टर यहाँ पर खुल जाते हैं। जब भी ये काम इनमें से कोई भी काम करते हैं तो ब्लोअर के कॉन्टैक्टर खुल जाते हैं। ब्लोअर के कॉन्टैक्टर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। फिर उसके बाद में डीजे क्लोज करने के बाद में हमें क्या करना है, एक एक करके VL स्विच को क्लोज करना है। VL स्विच को क्लोज करना है डीजे क्लोज करने के बाद में, रिपेयर बुक में दर्ज करना है और TLC को सूचित करना है। रिपेयर बुक में दर्ज प्लस TLC को सूचित। तो Q100 को वेज करते समय सावधानी कितनी होगी, 5 होगी टोटल हमारी। कौन कौन सी हैं, डीजे क्लोज करने से पहले VL स्विच को ओपन करना है, खड़ी गाड़ी में MPJ 0, VLVMT ऑफ, डीजे क्लोज करना है। चलती गाड़ी में VLVMT ऑफ करेंगे, HVRS 0 पर करेंगे, या CCA को लूज करके टाइट करेंगे, या Q100 का वेज निकाल देंगे। इनमें से कोई भी काम करते हैं तो ब्लोअर के कॉन्टैक्टर ओपन हो जाते हैं। डीजे क्लोज करने से पहले या डीजे क्लोज करने के बाद, तो डीजे क्लोज करने के बाद एक एक VL स्विच को क्लोज करना है, रिपेयर बुक में दर्ज करना है और TLC को सूचित करना है। अब यहाँ पर हम देखें 3 क्वेश्चन है लगातार DVR से रिलेटेड है। DVR का सिद्धांत हमें लिखना है। DVR का सिद्धांत क्या है, कौन कौन सी परिस्थितियों में DVR के दौरान ऑटो रेगुलेशन आता है और कौन कौन सी परिस्थितियों में DVR का प्रयोग नहीं करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन हम देखेंगे, DVR से रिलेटेड है तीनों। तो सबसे पहले देखते हैं हम DVR का सिद्धांत। DVR का सिद्धांत क्या है, DVR का सिद्धांत। तो DVR का सिद्धांत में हम देखें, DVR के समय ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर को CTF 1, 2, 3 की मदद से उनकी फील्ड से अलग किया जाता है। तो DVR के समय हम क्या करते हैं, जो ट्रैक्शन मोटर का आर्मेचर है उस ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर को हम क्या करते हैं, इस ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर को CTF 1, 2, 3 इसकी मदद से, ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर को CTF 1, 2, 3 की मदद से उनकी फील्ड से अलग किया जाता है। जो ट्रैक्शन मोटर की जो फील्ड होती है उस फील्ड से अलग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं DVR का सिद्धांत क्या है, ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर को CTF 1, 2, 3 की मदद से उनकी फील्ड से अलग किया जाता है तथा सभी ट्रैक्शन मोटर की फील्ड आपस में सीरीज में जुड़ जाती हैं। अब ये जो फील्ड अलग किया गया है ये सभी सीरीज में जुड़ जाती हैं, तो ये सीरीज में जुड़ जाती हैं और सभी ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर अलग अलग ब्रेकिंग रेजिस्टेंस से जुड़ जाते हैं। और इसका जो आर्मेचर है, सभी ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर ये अलग अलग ब्रेकिंग रेजिस्टेंस यानी अलग अलग RF, अलग अलग ब्रेकिंग रेजिस्टेंस से जुड़ जाते हैं। और C145 के क्लॉज होने से, अब जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि C145 ब्रेकिंग के समय यूज किया जाता है, तो ये क्लॉज होने से, C145 के क्लॉज होने से ATFX के द्वारा, जब ये C145 क्लॉज होगा तो ATFEX ब्रेकिंग फील्ड एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर, ATFEX के द्वारा सभी ट्रैक्शन मोटर की फील्ड को, सभी ट्रैक्शन मोटर की जो फील्ड है उस सभी ट्रैक्शन मोटर की फील्ड को एक्साइट किया जाता है, एक्साइट। तो ATFEX के द्वारा सभी ट्रैक्शन मोटर की फील्ड को एक्साइट किया जाता है। गाड़ी की गति में रहने के कारण सभी ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर घूमते रहते हैं, क्योंकि गाड़ी गति में रहती है और गाड़ी में गति में रहने के कारण सभी ट्रैक्शन मोटर के जो आर्मेचर हैं
वो आर्मेचर क्या करते रहते हैं, आर्मेचर यहाँ पर घूमते रहते हैं तथा ट्रैक्शन मोटर के फील्ड से उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स को काटते हैं। अब ये भी घूमते हैं और ट्रैक्शन मोटर के फील्ड से, तो यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर का फील्ड है और ट्रैक्शन मोटर के फील्ड से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को ये काटते हैं, जिससे आर्मेचर में यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज पैदा होगा। तो जिससे आर्मेचर में वोल्टेज पैदा होगा, अर्थात इस समय ट्रैक्शन मोटर है वो हमारी जनरेटर की तरह काम करती है। तो हम कह सकते हैं डीवीआर के समय ट्रैक्शन मोटर जनरेटर की तरह काम करती है और आर्मेचर में पैदा हुआ वोल्टेज आरएफ में जाता है। ये जो आरएफ से जुड़ जाता है तो आरएफ में जाता है। आरएफ क्या है, हमारा ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, और ब्रेकिंग रेजिस्टेंस में ये जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हीट के रूप में डिसिपेट हो जाता है, हीट के रूप में खर्च होता है। इस समय आर्मेचर पर इलेक्ट्रिक लोड आता है। अब इस समय क्या होगा, इस आर्मेचर पर इलेक्ट्रिक लोड आता है, आर्मेचर में उसकी गति के विरुद्ध दिशा में रिस्टार्टिंग फोर्स पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोड आएगा आर्मेचर पर, तो आर्मेचर में उसकी गति के विरुद्ध क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स पैदा होता है, रिटार्डिंग फोर्स। तो यहाँ पर आर्मेचर में रिटार्डिंग फोर्स पैदा होता है, जिससे गाड़ी की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को ठंडा करने के लिए डीसी मोटर MVRF लगाई गई है। अब ये ब्रेकिंग रेजिस्टेंस है, इसको ठंडा करने के लिए क्या लगाया गया है, MVRF में डीसी मोटर लगाई गई है। तो डीसी मोटर MVRF लगाई गई है, जो कि ट्रैक्शन मोटर 2 के आर्मेचर में पैदा होने वाली सप्लाई से कार्य करती है। अब ये MVRF डीसी मोटर किससे काम करती है, ट्रैक्शन मोटर 2 के आर्मेचर से पैदा होने वाली जो सप्लाई है, ट्रैक्शन मोटर 2 के आर्मेचर से पैदा होने वाली सप्लाई से ये काम करती है। तो हमने सिद्धांत में देखा डीवीआर का सिद्धांत क्या कहता है, डीवीआर का सिद्धांत कहता है कि ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर को CTF 1, 2, 3 की सहायता से उनके फील्ड से अलग किया जाता है और सभी ट्रैक्शन मोटर की फील्ड आपस में सीरीज में जुड़ जाते हैं और सभी ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर अलग अलग ब्रेकिंग रेजिस्टेंस से जुड़ जाते हैं और जैसे ही C145 को क्लोज करते हैं ATFEX ब्रेकिंग फील्ड एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर के द्वारा सभी फील्ड को यहाँ पर एक्साइट किया जाता है और गाड़ी में गति रहने के कारण ये ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैक्शन मोटर के फील्ड से उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स को ये काटते हैं, जिससे आर्मेचर में वोल्टेज पैदा होता है और ये जो वोल्टेज है ये हमारा जो RF है यानी ब्रेकिंग रेजिस्टेंस है, उस ब्रेकिंग रेजिस्टेंस में जाकर के हीट के रूप में खर्च हो जाता है। इस समय आर्मेचर पर इलेक्ट्रिक लोड आता है, आर्मेचर को उसकी गति की विरुद्ध दिशा में रिटार्डिंग फोर्स पैदा होता है, जिसकी वजह से गाड़ी की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। अब ये ब्रेकिंग रेजिस्टेंस जो हीट की वजह से हीट हुआ है, इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर MVRF लगाई गई है। MVRF एक DC मोटर है। इस DC मोटर को सप्लाई ट्रैक्शन मोटर 2 के आर्मेचर से उत्पन्न सप्लाई से दी जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि DVR के समय अपने आप नॉच कम होना। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें DVR के समय अपने आप नॉच कम होते हैं। DVR के समय अपने आप नॉच कम होना, अपने आप नॉच कम होना, नॉच कम होना। जैसे पहला पॉइंट है हमारे पास में DVR के समय अपने आप नॉच कम होने का कि जनरेटर करंट 700 एम्पियर या उससे अधिक होने पर, जब भी यहाँ पर जनरेटर करंट है, जनरेटर करंट क्या होगी 700 एम्पियर से ज़्यादा होगी। इसका मतलब QF12 एनर्जाइज हो जाएगी, QF1 या 2 एनर्जाइज हो जाएगी, तो अपने आप नॉच कम हो जाएंगे। या फिर एक्साइटेशन करंट 900 एम्पियर या अधिक हो जाती है, क्या एक्साइटेशन करंट। तो एक्साइटेशन करंट अगर 900 एम्पियर से ज़्यादा हो जाती है तो QE के एनर्जाइज होने से, तो यहाँ पर हो सकता है QE के एनर्जाइज होने से, QE एनर्जाइज हो जाएगी तो DVR के समय ऑटो रिग्रेशन आता है।
अगर QF1 और 2 में से कोई एक एनर्जाइज होएगी तो DVR के समय ऑटो रेगुलेशन आता है, क्योंकि जनरेटर करंट 700 एम्पीयर ज़्यादा होगी तो ऑटो रेगुलेशन आएगा। एक्साइटेशन करंट लॉस ऑफ करंट एम्पीयर ज़्यादा होगी तो एक्साइटेड मतलब नॉचेज आएंगे, यानी नॉचेज अपने आप रिड्यूस होंगे, ऑटो रेगुलेशन आएगा। SWC अगर ऑपरेट हो गया तो SWC के ऑपरेट होने पर भी DVR के समय ऑटो रेगुलेशन आता है। चौथा है छठे नॉच पर MVRF और QVR के काम नहीं करने पर, 6 नॉच पर MVRF या QVRF काम नहीं कर रही है, काम नहीं करने पर, तो छठे नॉच पर MVRF और QVRF काम नहीं करती है तो DVR के समय ऑटो रेगुलेशन आता है। तो रूफ माउंटेड DVI में 850 एम्पीयर तक करंट दे सकते हैं। जो रूफ माउंटेड DVI होता है उसमें 850 एम्पीयर तक करंट दे सकते हैं। इसमें 15 नॉच तक नॉच ले सकते हैं और 16 नॉच पर Q51 एनर्जाइज होकर के अपने आप नॉच कम हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रूफ माउंटेड जो DVI है, नोट में हम लिख सकते हैं कि रूफ माउंटेड जो DVI है उसमें 850 एम्पीयर तक करंट दे सकते हैं और 15 नॉच तक हम काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 16 नॉच लेंगे Q51 एनर्जाइज हो जाएगी और नॉच कम हो जाएंगे, नॉच कम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं DVR के समय अपने आप नॉच कम कब होते हैं? एक तो जनरेटर करंट 700 एम्पीयर ज़्यादा हो रही है, एक्साइटेशन करंट 900 एम्पीयर से ज़्यादा हो रही है, QF1 2 में से कोई एनर्जाइज हो रही है, QE एनर्जाइज हो रही है, SWC ऑपरेट हो रहा है, 6 नॉच में MVRF और QVRF काम नहीं कर रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, वो है DVR का प्रयोग कब कब नहीं करेंगे। DVR का प्रयोग कब कब नहीं करेंगे, कौन कौन सी परिस्थितियों में DVR का प्रयोग नहीं करेंगे। पहला है DVR का प्रयोग जब गाड़ी की गति 15 kmph से कम हो। अगर गाड़ी की गति 15 kmph से कम है तो DVR का इस्तेमाल नहीं करना है। DVR का इस्तेमाल ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होगी तब DVR का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। DVR का इस्तेमाल HQOP1 और 2 में से कोई एक ऑफ पोजीशन पर हो तब भी हमें DVR का इस्तेमाल नहीं करना है। DVR का इस्तेमाल MP फेल होने पर भी नहीं करना है। DVR का इस्तेमाल हमें Q50 रिले तेज रहने पर नहीं करना है। DVR का इस्तेमाल हमें CTF अटकते हैं तो CTF अटकते समय DVR का इस्तेमाल नहीं करना है। DVR का इस्तेमाल हमें अगर MVRF काम नहीं कर रही है तो कार्य नहीं करे तब भी DVR का इस्तेमाल नहीं करना है। और DVR के समय A9 के द्वारा कंट्रोल करने पर लोको ब्रेक आते हैं तो DVR नहीं करना है। जैसे DVR हमने लिया है, A9 के द्वारा गाड़ी के ब्रेक आने चाहिए लेकिन कंट्रोल करने पर लोको के ब्रेक आ रहे हैं तब भी हमें DVR का इस्तेमाल नहीं करना है। और यदि QE, QF1 और QF2 का टारगेट अगर बार बार गिरता है तो भी हमें DVR का इस्तेमाल नहीं करना है। और हमें MP को P पर रखने पर, LSB की बत्ती लगातार जलती है, MP को P पर रखते हैं तो LSB की बत्ती अगर लगातार जलती है तब भी हमें DVR का प्रयोग नहीं करना है। लाइन कॉन्ट्रैक्टर वेज होने पर DVR का प्रयोग नहीं करना है। लाइन कॉन्ट्रैक्टर वेज होने पर हमें DVR का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये 11 परिस्थिति हैं जहाँ पर DVR का इस्तेमाल नहीं करना है। 15 kmph से कम स्पीड, ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट है, HQOP1 2 ऑफ है, MP फेल हो गया है, Q50 वेज है, CTF अटकते हैं, MVRF कार्य नहीं कर रही है। DVR में DVR के समय A9 से लोको ब्रेक लगा रहे हैं लेकिन लोको ब्रेक आ रहे हैं। QE, QF1, QF2 के लिए टारगेट बार बार गिर रहा है तो DVR का इस्तेमाल नहीं करना है। MP को P पर कर रहे हैं, LSB बत्ती लगातार जल रही है तो DVR का इस्तेमाल नहीं करना है। लाइन कॉन्ट्रैक्टर वेज होने पर भी हमें DVR का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि क्या है, लाइन कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होने की शर्तें क्या हैं। तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होने की शर्तें हमें लिखनी है। कौन कौन सी शर्तें हैं लाइन कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होने की। लाइन कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होने की शर्तें,
क्लॉज होने की शर्तें। जैसे लाइन कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होने की शर्तें हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन सी शर्तें हैं लाइन कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होने की शर्तें हैं। तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होने की शर्तें में आ जाता है पहला हमारा एमपी है वो ट्रैक्शन साइड में जीरो के अतिरिक्त अन्य पोजीशन पर हो सकता है। एमपी हमारा ट्रैक्शन साइड में होना चाहिए और जीरो के अलावा किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। जीरो के अलावा अन्य पोजीशन एन पर हो सकता है या फिर प्लस पर हो सकता है, जीरो पर नहीं होना चाहिए ट्रैक्शन साइड में। दूसरा क्या है, दूसरा है लाइन कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होने के लिए Q50 हमारी एनर्जाइज होनी चाहिए, एनर्जाइज होनी चाहिए। तीसरा है, तीसरे में अगर पहला पॉइंट हम देखें कि L1 L2 L3 के लिए L1 L2 और L3 इसके लिए HVSI तथा HVMT1 HVSI1 और HVMT1 ये एक या तीन पोजीशन पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, एक या फिर तीन पोजीशन पर। L1 L2 L3 के लिए HVSI HVMT1 एक या तीन नंबर पर होना चाहिए और HMCS1 भी एक नंबर पर होना चाहिए। कौन सा, HMCS1 ये किस पर होना चाहिए, एक नंबर पर होना चाहिए। दूसरा है हमारा किसके लिए, लाइन कॉन्ट्रैक्टर L4 L5 L6 इसके लिए हमारा जो HVSI2 HVMT2 ये एक या तीन पर होना चाहिए और HMCS2 है वो 1 नंबर पर होना चाहिए। HMCS2 किस पर होना चाहिए, 1 नंबर पर होना चाहिए। तो ये हमारी शर्तें हैं। 250 एनर्जाइज होना चाहिए, एमपी ट्रैक्शन साइड में जीरो के अतिरिक्त अन पोजीशन पर हो सकता है, एन पर हो सकता है, प्लस पर हो सकता है। कुछ लोगों में लाइन कॉन्ट्रैक्टर की ब्रांच पर स्थित HVMT का इंटरलॉक है वो निकाल लिया गया है। कुछ लोगों में अगर हम देखें तो कुछ लोगों में HVMT का जो इंटरलॉक है उसको निकाल लिया गया है कुछ लोगों में, और कुछ में हम बात करें GR है 1 से 32 का क्लॉज इंटरलॉक CTF 1 2 3 के नीचे से हटा करके DJ के NY के ऊपर लगा दिया गया है। कुछ लोगों में जो GR 1 2 3 1 से 32 का क्लॉज इंटरलॉक है CTF 1 2 3 के नीचे से निकाल करके DJ के NY के ऊपर लगा दिया गया है, जिससे लाइन कॉन्ट्रैक्टर ऑफ लोड पिकअप होते हैं। इस प्रकार के लोगों में GR को शून्य पर लाने के पश्चात MP को भी शून्य पर लाना है। अगर इस प्रकार का कोई लोगो है तो GR को शून्य पर लाने के पश्चात MP को भी 0 पर लाना है। तो लाइन कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज करने की शर्तें क्या है, हमारा MP है वो ट्रैक्शन साइड में होना चाहिए, जीरो के अलावा NA प्लस पर हो सकता है, Q50 एनर्जाइज होनी चाहिए। L1 L2 L3 के लिए HVSI और HVMT1 1 या 3 पर होना चाहिए, HMCS1 1 नंबर पर होना चाहिए। L4 L5 L6 के लिए HVSI2 और HVMT2 1 या 3 नंबर पर होना चाहिए और HMCS2 है वो 1 नंबर पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, MPH फेल होने पर गाड़ी कार्य करने का तरीका। अगर MPH फेल हो गया है तो किस तरीके से गाड़ी कार्य करेंगे। तो आप देखेंगे MPH फेल होने पर गाड़ी कार्य करने का तरीका। MPH फेल होने पर गाड़ी का कार्य किस तरीके से किया जाएगा। तो संकेत क्या मिलेगा, MPH फेल होगा तो संकेत मिलेगा DJ हम क्लोज करेंगे। DJ क्लोज करने के 5.6 सेकंड के बाद में DJ ट्रिप हो जाता है जब MPH फेल होता है। तो इसका निवारण कैसे करना है, इसका निवारण करने के लिए हमें HPH को 0 पर रखना है और MBRH के कार्य सुनिश्चित करना है। HPH को 0 पर रख करके
हमें देखना है MVRH कार्य कर रही है, तो MVRH का कार्य सुनिश्चित करें। ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल पर ध्यान देना है, ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल पर, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल पर ध्यान देना है। यदि लोड और रोड के अनुकूल है, हमारा लोड है वह रोड के अनुकूल है, रोड के अनुकूल, अगर लोड रोड के अनुकूल है तो मैक्सिमम 500 एम्पियर करंट देते हुए हमें सेक्शन क्लियर करना है और फिर TLC को सूचित करना है। तो क्या काम है, सिर्फ एमपीएच फेल हो गया है तो सिर्फ डीजे क्लोज करने के 5.6 सेकंड बाद डीजे ट्रिप होता है, ये संकेत है। निवारण में HPH को 0 पर करना है, HVIH के कार्य पर ध्यान देना है और ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल पर ध्यान देना है। उसके बाद में लोड और रोड परमिट करता है तो मैक्सिमम 500 एम्पियर करंट दे करके सेक्शन क्लियर करना है और TLC को सूचित करना है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि सभी ऑक्सिलरी फेल होने पर गाड़ी कार्य करने का तरीका लिखना है। सभी ऑक्सिलरी अगर फेल हो गई है तो गाड़ी कार्य किस तरीके से किया जाएगा वो तरीका हमें बताना है। यानी हवा ऑफ करने पर भी CCA हॉल्ट न होने पर कार्य करने का तरीका। हवा हमने ऑफ किया, हवा ऑफ करने पर भी CCA हॉल्ट नहीं हो रहा है तो गाड़ी कार्य करने का तरीका, या फिर सभी ऑक्सिलरी फेल होने पर गाड़ी चलाना, किस तरीके से गाड़ी को चलाया जाएगा सभी ऑक्सिलरी फेल हो जाती हैं तो वो हम देखते हैं। सभी ऑक्सिलरी फेल होने पर गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना, तो सभी ऑक्सिलरी फेल होने पर गाड़ी को चलाना किस तरीके से किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर से चलने वाली सभी ऑक्सिलरी का कार्य नहीं करना, या हम कह सकते हैं कि सभी ऑक्सिलरी हैं जो कॉन्ट्रैक्टर से चल रही हैं वो कार्य नहीं करती हैं। तो क्या करना है, सबसे पहला काम है हमारा CCA फ्यूज अच्छी हालत में होना चाहिए। कौन सा फ्यूज, ऑक्सिलरी फेल हो रही है तो गाड़ी चला रहे हैं तो CCA फ्यूज है वो अच्छी हालत में होना चाहिए। दूसरा Q100 एनर्जाइज होना चाहिए, Q100 हमारी एनर्जाइज होना चाहिए। आवश्यकता है तो इसको वेज कर देंगे एनर्जाइज कंडीशन में, लेकिन Q100 हमारी एनर्जाइज होनी चाहिए। तीसरा है C118 का जो टाइम है उसको 1-2 बार हाथ से ऑपरेट करना है, हाथ से ऑपरेट करना है C118 के टाइम को। फिर हमें C118 के LT वायर की जांच करनी है, LT वायर की, यदि वायर खुला हुआ है तो उसको लगा देना है। उसके बाद में VCOM कनेक्शन है उसको टाइट करना है, किसको, VCOM कनेक्शन को टाइट कर देना है, टाइट करें। सफलता न मिलने पर गाड़ी कार्य किस तरीके से की जाएंगी। जैसे 5 काम किए हमने, ऑक्सिलरी फेल होने पर गाड़ी नहीं चल रही है, दोष निवारण किसके किया, CCA फ्यूज चेक किया, Q100 वेज करना चाहिए, एनर्जाइज होना चाहिए। C118 का टाइम है 1-2 बार हाथ से ऑपरेट कर लिया। C118 है LT वायर अगर खुला हुआ तो लगा देंगे, VCOM कनेक्शन टाइट कर लेंगे। अब तरीका हमें देखना है कि किस तरीके से गाड़ी कार्य करना है। तो तरीका में हम कह सकते हैं कि एक समय में अधिकतम 2 CP कॉन्ट्रैक्टर वेज कर सकते हैं। एक समय में अगर हम वेज भी कर रहे हैं तो 2 CP कॉन्ट्रैक्टर ही हम वेज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, MR और ER के ड्रेन कॉक से लीकेज बनाएं। तो MR व ER का जो ड्रेन कॉक है उस ड्रेन कॉक से लीकेज बनाना है, और वो लीकेज इतना बनाना है कि MR का प्रेशर 8.0 से 9.5 kg/cm² तक मेंटेन रहे। फिर तीसरा हमें क्या काम करना है, MPH की वर्किंग पर ध्यान देना है कि MPH किस तरीके से काम कर रहा है। चौथा हमें ट्रांसफार्मर के ऑयल पर ध्यान देना है, ट्रांसफार्मर के ऑयल पर भी हमें ध्यान देना है, ऑयल लेवल क्या है ट्रांसफार्मर का। पांचवा हमें 6 नॉच ट्रिपिंग से बचने के लिए, 6 नॉच ट्रिपिंग से बचने के लिए हमें या तो Q118 को वेज कर देना है या फिर SC105 को ऑन कर देना है, SC105 को ऑन कर देना है।
और यदि लोड और रोड परमिट करता है, लोड एंड रोड, अगर लोड एंड रोड परमिट करना है तो ट्रैक्शन मोटर को 500 एम्पियर करंट दे करके कार्य करेंगे और उसके बाद में TLC को हम सूचित करेंगे। तो ये 7 तरीके हैं हमारे। तरीका क्या है, एक समय में 2 CP को वेज कर सकते हैं। MR और ER के ड्रेन कॉक में लीकेज इस प्रकार बनाना है कि MR का जो प्रेशर है वो 8.0 से 9.5 kg/cm² मेंटेन रहना चाहिए। MPH की वर्किंग पर ध्यान देंगे। ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल पर ध्यान देंगे। 6 नॉच ट्रिपिंग से बचने के लिए Q118 को वेज करेंगे या SC105 को हमें ऑन करना है। यदि लोड और रोड परमिट करना है तो टेंशन मोटर को 500 एम्पेयर करंट देंगे और TLC को सूचित करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे बिना पायलट लैंप के गाड़ी कार्य करने का तरीका, यानी हवा ऑफ करने पर CCLS फ्यूज होल्ड न होने पर कार्य करने का तरीका। अगर CCA फ्यूज होल्ड नहीं हो रहा है तो सभी ऑक्सिलरी फेल हैं, तब वो देख लेंगे हम। अगर बिना पायलट लैंप के गाड़ी कार्य करने का तरीका है वो हम देखते हैं। बिना पायलट लैंप के गाड़ी कार्य करना, बिना पायलट लैंप के गाड़ी कार्य। तो बिना पायलट लैंप के गाड़ी कार्य किस तरीके से किया जाता है। यदि किसी कारण से कोई भी पायलट लैंप नहीं जल रहा है तो गाड़ी कार्य किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले CCLS फ्यूज चेक करेंगे, ख़राब है तो बदल देंगे। CCLS फ्यूज उसको चेक किया जाएगा, ख़राब है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। दूसरा, फ्यूज कैप का ढीला होना चेक करेंगे कि जो फ्यूज कैप है वो ढीली तो नहीं है, अगर वो ढीला है तो उसको टाइट कर देंगे। तीसरा है हमारा एक कॉक कनेक्शन को टाइट करेंगे। स्विच बोर्ड के नीचे होता है एक कॉक कनेक्शन, एक कॉक कनेक्शन, ये कहाँ पर होता है, स्विच बोर्ड के नीचे, तो इसको हम टाइट कर देंगे, एक कॉक कनेक्शन को टाइट कर देंगे। चौथा है हमारा ZLS और HLS स्विच का ऑन होना सुनिश्चित करेंगे। यदि है तो ZLS और HLS स्विच का ऑन होना चेक करेंगे, ऑन होना सुनिश्चित करेंगे यदि कोई है तो। यदि इन सब के बाद भी सफलता नहीं मिली है तो बिना पायलट लैंप के गाड़ी कार्य करेंगे। फिर हमें क्या करना है, बिना पायलट लैंप के। तो ये 4 काम करना है। फ्यूज कैप ढीला है तो टाइट कर लेंगे, एक कॉक कनेक्शन है तो टाइट कर लेंगे, CCLS फ्यूज रिप्लेस कर देंगे, ZLS और HLS स्विच दिया हुआ है तो उसको ऑन कर लेंगे। उसके बाद में तो हमें बिना पायलट लैंप के ही कार्य करना है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो बिना पायलट लैंप के गाड़ी कार्य। कैसे करेंगे बिना पायलट लैंप के गाड़ी कार्य। सबसे पहले हमें देखना है, पेंटोग्राफ उठाने से पहले डीजे के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के द्वारा या रिले QV60 के एवं Q50 के द्वारा डीजे का खुला होना सुनिश्चित करें। तो पेंटोग्राफ उठाने से पहले हमारा डीजे ओपन होना चाहिए। अब डीजे के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के द्वारा, डीजे के जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं उनके द्वारा पेंटोग्राफ उठाने से पहले डीजे के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट द्वारा या फिर QV60 एवं Q50 के द्वारा हमें क्या करना है, डीजे के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट द्वारा, Q50 द्वारा या Q60 के द्वारा डीजे का ओपन होना सुनिश्चित करना है कि डीजे ओपन होना चाहिए पेंटो उठा रहे हैं उससे पहले। फिर जब डीजे क्लोज करते हैं तो डीजे क्लोज करते समय UA की नीडल हिलती हो तो आर्नो ऑक्सिलरी की आवाज़ सुनने के लिए 4 सेकंड के अंदर VLR डीजे को प्रेस करें। अगर डीजे हमने क्लोज किया है, UA की नीडल अगर हिल रही है तो आर्नो की आवाज़ सुनने के लिए हमें VLR डीजे 4 सेकंड तक प्रेस करना है। तो VLR डीजे को 4 सेकंड के अंदर छोड़ देंगे आर्नो की आवाज़ सुनने के बाद में। और फिर UA की नीडल पर हमें लगातार ध्यान देना है और आर्नो और ऑक्सिलरी की आवाज़ पर भी ध्यान देना है। UA की नीडल पर ध्यान देना है और आर्नो प्लस ऑक्सिलरी की आवाज़ पर ध्यान देना है।
उसके बाद में क्या होगा, बैटरी चार्जर पर ध्यान रखें, चार्जर के चार्जिंग करंट पर ध्यान रखना है। किस पर ध्यान रखना है, बैटरी चार्जर पर ध्यान रखना है और चार्जिंग करंट पर ध्यान रखना है। बैटरी चार्जर पर ध्यान रखना है, चार्जर के चार्जिंग करंट पर ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है हमें, RSI ब्लॉक पर टेलटेल फ्यूज की बार बार जांच करते रहना है। जो RSI ब्लॉक है उस RSI ब्लॉक पर टेलटेल फ्यूज की बार बार जांच करते रहें। टेलटेल फ्यूज, तो RSI ब्लॉक पर टेलटेल फ्यूज की बार बार जांच करते रहना है। फिर क्या करना है, GR के नॉचेज के लिए नॉच रिपीटर पर ध्यान देंगे। GR से अगर नॉच ले रहे हैं तो नॉचेज के लिए नॉच रिपीटर पर ध्यान देंगे। तो GR के नॉचेज के लिए नॉच रिपीटर पर ध्यान देंगे। फिर हमें क्या करना है, व्हील स्लिपिंग से आने वाले रेडिएशन बचने के लिए BP गेज और एमीटर में करंट के उतार चढ़ाव पर ध्यान देंगे। किसमें, VP गेज में हम ध्यान देंगे, BP गेज और एमीटर के करंट, एमीटर में करंट के उतार चढ़ाव पर ध्यान देंगे। एमीटर, तो BP गेज और एमीटर में करंट के उतार चढ़ाव पर ध्यान देंगे, करंट के उतार चढ़ाव पर। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि व्हील स्लिपिंग से आने वाले ऑटो रिग्रेशन से बचने के लिए, व्हील स्लिपिंग की वजह से ऑटो रिग्रेशन आएगा, तो व्हील स्लिपिंग की वजह से आने वाले ऑटो रिग्रेशन से बचने के लिए BP गेज और एमीटर के करंट के उतार चढ़ाव पर ध्यान देंगे। गाड़ी को अगले चेंजिंग पॉइंट तक सामान्य तरीके से ले जाएंगे, अगले चेंजिंग पॉइंट तक, चेंजिंग पॉइंट तक, तो गाड़ी को अगले चेंजिंग पॉइंट तक सामान्य गति से ले जाएंगे। प्रथम ब्रांच पर TLC को सूचित करेंगे और रिपेयर बुक में इसको दर्ज कर देंगे, रिपेयर बुक में दर्ज करेंगे। CCLS फ्यूज होल्ड न होने पर QRS को भेज कर उपरोक्त विधि के द्वारा गाड़ी संचालन कर सकते हैं। अगर CCLS फ्यूज है वो होल्ड नहीं हो रहा है तो हम QRS को भेज करके भी इस विधि से काम कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्या किया था, बिना पायलट लैंप के जब गाड़ी काम कर रहे हैं, CCLS फ्यूज चेक किया, फ्यूज कैप ढीला था तो टाइट कर दिया, एक और कनेक्शन टाइट कर दिया, ZLS HLS स्विच था तो ऑन कर दिया। उसके बाद भी सफलता नहीं मिली तो बिना पायलट लैंप के गाड़ी कार्य किया। पेंटोग्राफ उठाने से पहले DJ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट QB60 और Q50 के द्वारा DJ का ओपन होना सुनिश्चित किया। DJ क्लोज किया, UA की नीडल पर ध्यान दिया, UA की नीडल पर ध्यान दिया। आर्नो की आवाज़ सुनने के 4 सेकंड के अंदर VLR DJ को छोड़ दिया। अब UA नीडल है उस पर ध्यान देंगे, आर्नो और ऑक्सिलरी की आवाज़ पर हम ध्यान देंगे। फिर बैटरी चार्जर और चार्जिंग करंट पर ध्यान देंगे। RSI ब्लॉक में टेलटेल फ्यूज पर ध्यान देंगे, RSI ब्लॉक में टेलटेल फ्यूज पर ध्यान देंगे। GR अगर नॉच पर है तो GR नॉचेज के लिए नॉच रिपीटर पर ध्यान देंगे। उसके बाद में व्हील स्लिपिंग के कारण ऑटो रिग्रेशन से बचने के लिए BP गेज और एमीटर के करंट के उतार चढ़ाव पर ध्यान देंगे। गाड़ी को अगले चेंजिंग पॉइंट तक सामान्य गति से ले जाएंगे। प्रथम ब्रांच पर TLC को सूचित करेंगे और रिपेयर बुक में उसको दर्ज करेंगे। CCLS फ्यूज होल्ड न होने पर हमें QRS को भेज करके इसी तरीके से गाड़ी संचालन कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास में क्या है, व्हील स्किडिंग होने से बचने के उपाय क्या हैं। तो व्हील स्किडिंग होने से बचने के उपाय हम देखें यहाँ पर। व्हील स्किडिंग, तो व्हील स्किडिंग होने से बचने के उपाय वो हम देखते हैं। व्हील स्किडिंग होने पर बचने हेतु उपाय या कार्यवाही क्या करना है। पहला काम तो हमें गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए लॉको ब्रेक का प्रयोग नहीं करना है। व्हील स्किडिंग होने पर बचने हेतु उपाय क्या है, गाड़ी को नियंत्रण करने के लिए हमें
लॉको ब्रेक का उपयोग नहीं करना है, लॉको ब्रेक का उपयोग नहीं करना है। डीवीआर के समय SA9 का उपयोग नहीं करना है। इसके समय डीवीआर के समय हमें SA9 का प्रयोग नहीं करना है। व्हील स्किडिंग हो रही है तो लॉको ब्रेक का उपयोग नहीं करना है। डीवीआर के समय SA9 का प्रयोग नहीं करना है। और डीवी वॉल्व का P&G कॉक सही स्थिति में होना चाहिए। जो डीवी वॉल्व है उस डीवी वॉल्व का P&G कॉक वो सही होना चाहिए, सही स्थिति में होना चाहिए। फिर गाड़ी चलाने से पहले लॉको ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करना चाहिए। लॉको जो ब्रेक लगे गए हैं उन लॉको ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करें। गाड़ी चलाने से पहले लॉको ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करें। और डेड लॉको चलाते समय सुनिश्चित करें कि डेड लॉको में ब्रेक वाइंडिंग तो नहीं हो रही है। अगर हम डेड लॉको चला रहे हैं तो डेड लॉको चलाते समय हमें सुनिश्चित करना है कि डेड लॉको में ब्रेक वाइंडिंग तो नहीं हो रही है, ब्रेक वाइंडिंग तो नहीं हो रही है। गाड़ी चलाने से पहले सुनिश्चित करें कि हैंड ब्रेक रिलीज है, हैंड ब्रेक क्या है रिलीज है। तो गाड़ी चलाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि हैंड ब्रेक रिलीज है। और हमें क्या चेक कर लेना है, गाड़ी का ब्रेक पावर कमज़ोर होने पर PVF को प्रेस करें। अगर गाड़ी का ब्रेक पावर है वो ब्रेक पावर कमज़ोर होने पर हमें PVEF को प्रेस करना है, अर्थात कंजक्शन ब्रेकिंग को नहीं आने दें। किसको नहीं आने दें? कंजक्शन ब्रेकिंग को नहीं आने दें, कंजक्शन ब्रेकिंग। तो PVF को दबा देंगे तो कंजक्शन ब्रेकिंग नहीं आएगी, तो अर्थात कंजक्शन ब्रेकिंग को नहीं आने दें। और चलती गाड़ी में MPG को ऑपरेट नहीं करना है। किसको नहीं ऑपरेट करना है? MPG को ऑपरेट नहीं करना है चलती गाड़ी में, चलती गाड़ी में। तो हम कह सकते हैं कि व्हील स्किडिंग से बचने के उपाय क्या है? लॉको ब्रेक नहीं लगाना है, गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए लॉको ब्रेक नहीं लगाना है। DVR के समय SA9 का प्रयोग नहीं करना है। DV वॉल्व P&G कॉक सही है, DV वॉल्व के P&G कॉक। लॉको ब्रेक को रिलीज रखना है। डेड लॉको अगर ले जा रहे हैं हम तो ब्रेक वाइंडिंग नहीं होनी चाहिए डेड लॉको में। हैंड ब्रेक रिलीज होने चाहिए। ब्रेक पावर अगर कम दिखती है तो PVF को प्रेस करके हमें ये सुनिश्चित करना है कि कंजक्शन ब्रेकिंग नहीं आने देना है। और चलती गाड़ी में MPG को ऑपरेट हमें नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजी क्लोज अवस्था में SI कार्य नहीं करने के कारण एवं निवारण क्या है? यानी डीजे हमारा क्लोज है, डीजे क्लोज अवस्था में SI कार्य नहीं करने के कारण और निवारण वो हमें देखना है। तो वो हम देखते हैं डीजे क्लोज अवस्था में SI कार्य नहीं करने के कारण एवं निवारण। क्या क्या वजह है जिसकी वजह से डीजे क्लोज है लेकिन SI कार्य नहीं कर रहा है? डीजे क्लोज अवस्था में SI कार्य ना करें तो क्या कारण हो सकता है? पहला कारण हो सकता है, कारण नंबर 1, OHE वोल्टेज 31 kV से ज़्यादा हो सकता है। OHE का जो वोल्टेज है 31 kV से ज़्यादा हो सकता है। अगर OHE का वोल्टेज 31 kV से ज़्यादा है तो इसका निवारण क्या किया सकता है? OHE वोल्टेज UA मीटर में OHE की वोल्टेज की जांच करना है। UA जो मीटर दे रखा है उस UA मीटर में हमें OHE की वोल्टेज की जांच करना है। 31 kV से अधिक होने पर स्टेशन मास्टर और TPC से बात करना है। अगर 31 kV से ज़्यादा है तो TPC या फिर स्टेशन मास्टर से हमें बात करना है कि OHE में इतना वोल्टेज क्यों आ रहा है। दूसरा हम देखें कि CCINV का मेल्ट होना, ये कारण हो सकता है CCINV मेल्ट हो गया है। अब CCINV मेल्ट हो गया तो इसका निवारण क्या है? फ्यूज को बदल दें, फ्यूज को हम रिप्लेस कर सकते हैं। और यदि दोबारा फ्यूज मेल्ट होता है तो हवा को ऑफ करके बदल देंगे। अगर दोबारा से फ्यूज मेल्ट हुआ तो हवा को ऑफ करके बदल देंगे।
और यदि हवा ऑफ करने के बाद भी अगर फ्यूज मेल्ट होता है वापस भी, तो फिर TLC को सूचित करेंगे और लॉ को फेल कर देंगे। तो ये हो गया CCI यानी मेल्ट हो गया। तो तीसरा हो सकता है कारण CCA मेल्ट होना। CCA मान लीजिए मेल्ट हो गया, तो CCA मेल्ट हो गया तो इसका कारण क्या हो सकता है? कारणों की जांच करें उचित दोष निवारण में। पहले तो कारणों की जांच करनी है। कारण की जांच, क्या कारण से CCA फ्यूज मेल्ट हुआ है। अगर CCA फ्यूज मेल्ट हुआ है तो फ्यूज को बदल देंगे, फ्यूज को रिप्लेस कर देंगे। अगर दोबारा से फ्यूज हुआ तो हवा को ऑफ पर करेंगे, हवा को ऑफ कर दिया, हवा को ऑफ करने के बाद भी अगर फ्यूज मेल्ट हुआ तो फिर TLC को सूचित करेंगे और लॉ को फेल कर देंगे। अब है चौथा कारण हो सकता है QSBM का एनर्जाइज नहीं होना। क्या हो सकता है? QSBM का एनर्जाइज नहीं होना, एनर्जाइज नहीं होना। अब QSBM एनर्जाइज नहीं होने का कारण क्या हो सकता है? यदि QSBM एनर्जाइज नहीं होती है तो उसे एनर्जाइज अवस्था में वेज कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? एनर्जाइज अवस्था में वेज कर देंगे और VLBMT को क्लोज स्थिति में DJ क्लोज करेंगे। और फिर क्या करेंगे हम? VLBMT की क्लोज स्थिति में DJ को क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से स्टैटिक कन्वर्टर अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो चारों तरीके से दोष निवारण किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में VHEL मेक WAG7 लोगों की विशेषताएं क्या है। यानी VHEL कंपनी ने जो WAG7 लोगो बनाया है उसकी विशेषताएं क्या है वो हम देखेंगे। तो VHEL मेक WAG7 लोगों की विशेषताएं हैं। WAG7 VHEL मेक लोगों की विशेषताएं। विशेषताएं क्या हैं लोगों की विशेषताएं? पहला विशेषता है AC कैब है। BHEL ने जो WAG7 बनाया उसमें AC कैब है, वातानुकूलित कैब है, स्टिक टाइप मास्टर कंट्रोलर है। मास्टर कंट्रोलर है वो स्टक टाइप है, क्रू फ्रेंडली लैब है, यानी क्रू फ्रेंडली कैब है, और 3 दिशाओं में एडजस्ट होने वाली लोको पायलट की सीट है। यानी जो सीट है LP की सीट वो 3 दिशाओं में एडजस्ट होने वाली है। पांचवा है विजिलेंस कंट्रोल पद्धति है, विजिलेंस कंट्रोल पद्धति। तो विजिलेंस कंट्रोल पद्धति है इसके अंदर। श्रम प्रभावी रूप से डिजाइन की गई लोको पायलट डेस्क है, लोको पायलट डेस्क इस तरीके से डिजाइन की गई है कि कम श्रम की आवश्यकता है। और FRP सीट से बनाई गई सुंदर लोको पायलट डेस्क व केबिन है। किससे बनाई गई है? FRP सीट से बनाई गई है, सुंदर लोको पायलट है। 180 kVA वाला स्टैटिक इन्वर्टर है, जो इसमें स्टैटिक इन्वर्टर लगाया गया है 180 kVA वाला स्टैटिक इन्वर्टर है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित दोष निवारण पद्धति है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित यहाँ पर दोष निवारण पद्धति है। दोष माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर निवारित किया जाता है। कम व्यास वाली इलेक्ट्रॉन बीम से प्रदीप्त होने वाली केबल है। सिलिकॉन रबर यानी कि सिलिकॉन रबर इंसुलेशन युक्त ताड़ित चालक। ट्राई प्लेट ब्रेक पैनल है। कितने? ट्राई प्लेट ब्रेक पैनल, तो ट्राई प्लेट ब्लैक पैनल है। मशीन रूम में अग्निरोधक पेंट है, जो मशीन रूम में पेंट किया गया है वो अग्निरोधक है, यानी आग नहीं लगेगी, अग्निरोधक पेंट किया गया है। लोको बॉडी पर पॉलीयूरेथीन पेंट किया गया है। लोगों की बॉडी पर कौन सा पेंट किया गया है? पॉलीयूरेथीन पेंट किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीडिंग लोको फेल होने पर ट्रैकिंग लोको से टेलिंग लोको से गाड़ी कार्य करने का तरीका। अगर लीडिंग लोको फेल होता है
तो ट्रेलिंग लॉकों से किस तरीके से गाड़ी कार्य किया जाएगा वो हम देखते हैं। लीडिंग लॉको फेल होने पर ट्रेलिंग लॉकों से गाड़ी कार्य करने का तरीका, यानी हम कह सकते हैं पिछली कैब से एक तरीके से गाड़ी कार्य चलाना। क्वेश्चन क्या है हमारा, लीडिंग लॉको फेल होने पर ट्रेलिंग लॉकों से गाड़ी कार्य करना। तो इसकी जगह हम ये मान सकते हैं कि पिछली कैब से किस तरीके से गाड़ी कार्य किया जाएगा। तो इसको हम मान सकते हैं एक तरीके से पिछली कैब से कार्य करना। आगे वाली कैब अगर खराब हो जाती है तो पिछली कैब से कार्य करना। तो हम यहाँ पर माने इस क्वेश्चन को पिछले कैब से गाड़ी चलाना, इस तरीके से मान सकते हैं। यानी अगले कैब में विद्युत नियंत्रण की खराबी के मामले में गाड़ी को हम पिछले कैब से चला सकते हैं। तो हमें क्या करना है, गाड़ी को पिछले कैब से एनर्जाइज करना है। पिछले कैब में जाएंगे, पिछले कैब से गाड़ी को एनर्जाइज करेंगे। सहायक चालक है वो पिछले कैब में रहेगा और एमपी के प्रचालन सहित सभी प्रचालन करेगा। जो एएलपी है हमारा वो पिछले कैब में रहेगा, एमपी के प्रचालन के साथ में वो सभी जो प्रचालन है वो एएलपी ही करेगा। किसी कॉक की स्थिति को हमें नहीं बदलना है, कोई भी कॉक पोजीशन को हमें नहीं बदलना है, पोजीशन ना बदलें, कोई भी कॉक पोजीशन नहीं बदलना है। ड्राइवर अगले कैब में रहेगा, जो हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर कहाँ रहेगा, अगले कैब में रहेगा। एएलपी कहाँ रहेगा, पिछली कैब में रहेगा। ड्राइवर अगले कैब में रहेगा, वह गाड़ी के ब्रेक लगाने और गाड़ी को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार रहेगा। तो ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी गाड़ी में ब्रेक लगाने पर और गाड़ी को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए यहाँ पर ड्राइवर जिम्मेदार होगा। गाड़ी की जो अधिकतम गति होगी वो 40 kmph होगी, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और सेक्शन क्लियर करके कंट्रोलर को सूचित करना है, सेक्शन क्लियर करना है और सेक्शन क्लियर करके कंट्रोलर को सूचित करना है। चालक और सहायक चालक नॉच बढ़ाने और कम करने और डीजे ओपन करने के लिए अपने संकेत आपस में तय करेंगे। नॉच बढ़ाने के लिए, नॉच कम करने के लिए और डीजे ओपन करने के लिए ये अपने खुद के संकेत फिक्स करेंगे। यहाँ पर हम देखें लॉकों में आग लगने के कारण, तो लॉकों में आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हमें देखना है। अब लॉकों में आग लगने के कारण है, उसमें क्या होता है, लॉकों में आग लगने का कारण, आग का कारण कुछ भी हो सकता है। कोई भी फॉल्ट, कोई रिले में फॉल्ट है, कोई रिले में शॉर्ट सर्किट हुआ है उसकी वजह से हो सकता है। कोई जैसे जीआर के पास में ऑयल है, हॉट एक्सल वाला सेक्शन हो सकता है, हॉट सेक्शन के नीचे की वजह से आग लग सकती है। हॉट एक्सल वाला कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आग लग सकती है। तो इंजन में आग लगेगी तब लोको पायलट के क्या कर्तव्य हैं वो हमें देखना है। अब जब इंजन में आग लगती है तो लोको पायलट के क्या कर्तव्य हैं। सबसे पहले वो डीजे को ओपन कर देगा, पेंटो नीचे करेगा, डीजे ओपन पेंटो नीचे। दूसरा क्या काम करेगा, वो फ्लैशर लाइट को ऑन करेगा, फ्लैशर लाइट ऑन करेगा, गाड़ी रोक करके बैटरी को ऑफ करेगा। क्या करेगा, गाड़ी रोक करके बैटरी को ऑफ करेगा।
गाड़ी रोक करके बैटरी को ऑफ किया जाएगा। फिर आग बुझाने के लिए अग्निशामक का उपयोग किया जाएगा। अगर उसके आग बुझाना है तो आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। अग्निशामक यंत्र, तो आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। और यदि आवश्यक हो तो सहायता की मांग करेगा, यानी यहाँ पर सहायता की मांग भी वो कर सकता है। तो डीजे ओपन, पेंटो नीचे, फ्लैशर लाइट को ऑन करेगा, गाड़ी रोक करके बैटरी को ऑफ करेगा, आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेगा और सहायता इंजन की मांग करेगा या सहायता की मांग करेगा। अगर मान लीजिए गाड़ी में आग लगती है तो क्या करेगा? किस में आग लगती है? गाड़ी में आग। अगर गाड़ी में आग लगती है तो यदि गाड़ी के किसी हिस्से में आग लगती है तो गाड़ी को तत्काल रोक दिया जाएगा, गाड़ी को यहाँ पर रोका जाएगा और जलने वाले डिब्बे को अलग कर दिया जाएगा। जो भी डिब्बा जल रहा है डिब्बे को अलग कर दिया जाएगा और शीघ्र आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आग को बुझाने का यहाँ पर हर संभव प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटोग्राफ OHE उलझने के कारण एवं कार्यवाही। पेंटोग्राफ OHE से उलझने का कारण क्या है और उसकी कार्यवाही क्या है, वो हमें देखना है। पेंटोग्राफ OHE से उलझने का कारण और कार्यवाही। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेंटोग्राफ का उलझना। पेंटोग्राफ का उलझना, तो पेंटोग्राफ का उलझना जब कभी चालक को उसके इंजन के पेंटोग्राफ के उलझने का अनुभव होता है तो कौन सी पद्धति का वो पालन करेगा? पहले तो जब पेंटोग्राफ उलझेगा तो कार्यवाही क्या करेगा? फ्लैशर लाइट को ऑन करेगा। फ्लैशर लाइट क्या कर देगा? ऑन करेगा। डीजे ओपन करेगा। ZPT को 0 पर करेगा। ZPT 0 पर करेगा। यदि BPEMS है, अगर स्विच दिया गया है BPEMS स्विच, तो उसको प्रेस कर दिया जाएगा, यानी उसको दबा दिया जाएगा। स्थान को वो नोट करेगा, जिस स्थान पर दबाया है उस स्थान को नोट करेगा। फिर गाड़ी को तत्काल यहाँ पर रोक दिया जाएगा, गाड़ी यहाँ पर रोक दिया जाएगा। और पेंटोग्राफ नीचे हो जाता है तो मान लीजिए हमारा पेंटोग्राफ नीचे हो गया है, पेंटोग्राफ नीचे हो जाता है तो चालक यह सुनिश्चित करेगा कि क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ इंजन से स्पर्श नहीं कर रहा है। जो क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ है वो इंजन से स्पर्श नहीं कर रहा है, ये सुनिश्चित करेगा। फिर दूसरे पेंटोग्राफ को उठाएगा, दूसरे पेंटोग्राफ, तो दूसरे पेंटोग्राफ को उठाया जाएगा। क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ को उसके BPT कॉक को बंद करके आइसोलेट कर दिया जाएगा। जो भी क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ है उस क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ की क्या कर देंगे? क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ का BPT बॉल्व है, VEPT कॉक, तो क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ की BPT कॉक को बंद कर दिया जाएगा। तो क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ की BPT कॉक को बंद करके उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा, उसको हम आइसोलेट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे? जो कार्यरत पेंटोग्राफ है उसके साथ में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ कर के सेक्शन क्लियर किए बिना गाड़ी को खड़ी करेंगे। हम क्या करेंगे? सेक्शन क्लियर नहीं करेंगे, सेक्शन क्लियर किए बिना अगले स्टेशन पर गाड़ी को खड़ी किया जाएगा। और पेंटोग्राफ के उलझने के बारे में स्टेशन मास्टर को लिखित सूचना दी जाएगी। जो पेंटोग्राफ है उलझने का कारण या उलझने के बारे में स्टेशन मास्टर को बताया जाएगा। सेक्शन क्लियर करने से पहले स्टेशन मास्टर को बताया जाएगा और स्टेशन मास्टर को लिखित सूचना दी जाएगी। अगर वैसे ही सूचना नहीं देंगे, लिखित सूचना नहीं देंगे तो स्टेशन मास्टर पलट सकता है कि मुझे सूचना नहीं दी गई है, इसलिए लिखित सूचना उसको दी जाएगी। और 2
फॉर्म में दी जाएगी, 2 फॉर्मेट बनाए जाएंगे, एक अपने पास रखा जाएगा, एक स्टेशन मास्टर को दिया जाएगा। OHE मास्टर्स नंबर सहित OHE में हुई खराबी के बारे में भी बताया जाएगा कि OHE का जो मास्ट नंबर होता है, किलोमीटर नंबर, उसके साथ में वहाँ पर खराबी के बारे में बताया जाएगा। और यदि क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ का कोई हिस्सा इंजन या OHE से स्पर्श कर रहा है, कोई क्षतिग्रस्त है, क्षतिग्रस्त जो पेंटोग्राफ है उसका कोई हिस्सा है या तो इंजन से स्पर्श कर रहा है या फिर OHE से स्पर्श कर रहा है, तो क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ का कोई हिस्सा इंजन या OHE से स्पर्श कर रहा हो और यदि संभव हो कि इसे आइसोलेट करके सुरक्षित कर दें, अन्यथा लो को बंद करके सहायता इंजन की मांग की जाएगी। अगर आइसोलेट कर सकते हैं, संभव है, तो उसको आइसोलेट करके सुरक्षित कर देना है। अगर आइसोलेट करना संभव नहीं है तो हमें सहायता इंजन की मांग करनी होगी, सहायता इंजन की मांग करनी होगी। यदि क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ नीचे नहीं आ रहा है, मान लीजिए क्षतिग्रस्त पेंटोग्राफ है वो नीचे नहीं आ रहा है, किसी कोई कारण ऐसा हो गया नीचे नहीं आ रहा है, तो TPC से सहायता की मांग करेंगे। TPC से हम क्या लेंगे? सहायता लेंगे। तो TPC से सहायता की मांग करें।